हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट पर सियासत बीजेपी ने तंज किया। कहा बैठक पर बैठक के बाद सिर्फ 32 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस की पहली सूची में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो कई बैठकों और मंथन के बाद हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। आइए सबसे पहले इस लिस्ट की 13 बड़ी बातें क्या है वो बिग वॉल के माध्यम से आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण बातें इस लिस्ट को लेकर। नंबर 1, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी, सांपला, किलोई से टिकट दिया गया, वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरा, लड़वा से सीएम सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को टिकट दिया गया है। और तीसरा, सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के 4 समर्थकों को फिर से टिकट दिया गया है। जो लिस्ट आई है उसकी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। चौथा, पहलवान विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुलाना से टिकट दिया गया, वहां से चुनावी मैदान में वो ताल ठोकेंगी। पांचवा, 32 उम्मीदवारों में से 28 विधायक रिपीट किए गए हैं, 5 महिलाओं को इसमें टिकट दिया गया है। छठी बड़ी बात, 2019 का चुनाव हारे सिर्फ एक नेता उदय भान को टिकट दिया गया है। 7वां, उदय भान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हुड्डा के करीबी बताए जाते हैं। 8वां, पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, यानी कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स को फिर से उतारा गया। 9वां, लोकसभा चुनाव हारने वाले राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ से फिर से टिकट मिला है। और 10वां, रेवाड़ी से लालू के दामाद और 2 बार से एमएलए चिरंजीवी को टिकट दिया गया है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 11वां इंपॉर्टेंट फैक्ट, जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण काला को शाहबाद से टिकट दिया गया। 12वां फैक्टर, कांग्रेस में आए निर्दलीय एमएलए धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया गया। 13वां, अंबाला से सांसद बने एमएलए वरुण मुलाना की सीट होल्ड की गई है। तो ये इस जो अभी तक कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है उसको लेकर ये बड़ी बातें थी। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, खास बातें तो हमने बता दी, लेकिन जो बातें रह गई हैं वो क्या है? बीजेपी निशाना साध रही है, इतने मंथन, इतनी बैठकों के बाद 32 का ही नाम लेकर आई कांग्रेस। देखिए, हरियाणा बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया जैसे ही हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट आई है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, तो वो तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि इतना मंथन हुआ, इतनी मीटिंग हुई और एक बार के लिए चर्चा हो रही थी कि 71 नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन सिर्फ 32 नाम ही घोषित किए गए। और माफ कीजिएगा, खासतौर पे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, जैसे हमने देखा कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जो बगावत हुई, कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस के लिए भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के भी हर सीट पर 50 से 60 जो दावेदार हैं उन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो ऐसी सीट्स को फिलहाल होल्ड किया गया है, यानी अभी काफी मंथन करना पड़ेगा। सिर्फ 32 सीट जो जहां पे ज्यादा विवाद नहीं था, जिसमें से 28 तो सिटिंग जो विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। और 4 नए नाम, जो 4 नाम और हैं, उसके अंदर से 2 सिटिंग विधायक हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं। एक निर्दलीय विधायक हैं और एक जेजेपी से शामिल हुए हैं, एक विनेश फोगाट और एक प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। ये 4 लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। तो कोशिश ये की गई है कि अभी ऐसी सीट जिन पे कोई बगावत ना हो, जिनको लेकर विवाद ना हो, और अन्य जो उम्मीदवार वहां से कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल सकता है, अन्य जो लोग लाइन में थे वो विवाद ना करें। और बीजेपी में जैसी बड़ी बगावत देखने को मिली गई पहली लिस्ट के ऐलान के बाद, कुछ ऐसी स्थिति ना बने, ये कोशिश। बिल्कुल, ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए अभी कुछ सीटों को होल्ड रखा गया है। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर आपके मन में कई और सवाल हो सकते हैं, जैसे कि इस लिस्ट में कितने उम्मीदवार शैलजा समर्थक हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने पर ईडी का शिकंजा है। तो आइए इन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। वो सवाल और उनके जवाब आप देखिए। तो अगर शैलजा के समर्थकों की बात करें, 4 एमएलए को टिकट दिया गया है। कौन कौन से वो हैं, जरा नामों पर गौर करते हैं। प्रदीप चौधरी हैं कालका से, शैली चौधरी नारायणगढ़ से, शमशेर गोगी असंध से और रेणु बाला सढौड़ा से। ये शैलजा समर्थक हैं 4 जिनको मैदान में फिर से कांग्रेस ने उतारा है। तो ये शैलजा के सपोर्टर्स की बात हो गई जिनको टिकट दिया गया है इसमें। अब कांग्रेस के जो 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स, मामन खान को टिकट दिया गया फिरोजपुर जिरका से, मोहम्मद
मोहम्मद इलियास पुन्हाना से और आफ्ताब अहमद को नूह से टिकट दिया गया। 3 मुस्लिम कैंडिडेट जिनको फिर से फील्ड किया गया है। और ईडी के केस में जो विधायक फंसे हुए हैं उनको भी टिकट दिया गया। वो 3 नाम हैं जिन पर ईडी के मामले हैं। सुरेंद्र पवार हैं सोनीपत से, धर्म सिंह छौक्कर हैं समालखा से और राव दान सिंह हैं महेंद्रगढ़ से। तो ये सारी बातें हैं जिसमें अगर देखा जाए ईडी से जुड़े मामले भी हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स की भी हमने बात की और साथ ही हमने शैलजा के समर्थकों को जो दिया गया टिकट। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, समर्थकों की लॉबी का भी असर दिख रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ईडी के केसेस का असर टिकट बंटवारे पे भी खास नहीं दिख रहा और मुस्लिम कैंडिडेट को पिक किया गया 3 फिर से टिकट उनको। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में गुटबाजी अपने चरम पर रही है और जब 2 बार सीसी की बैठक हो गई उसके बाद सब कमेटी बनाई गई। ये कहा गया कि अब सीसी की बैठक नहीं होगी, सब कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में ही बाकी सीटों पर फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सब कमेटी की बैठक में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने जाकर शिकायत करी और कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एक पक्ष फैसले हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुड्डा कैंप की चल रही है और प्रभारी दीपक बावरिया उनके साथ है। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की शिकायत करी, जिसके बाद कल शाम को तीसरी बैठक सीसी की बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी भले ही विदेश चले गए क्योंकि उनको पहले से जाना था, सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद रही। और इसके बाद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया तो कुमारी शैलजा के करीबी जो 4 सिटिंग विधायक है उनको भी टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश ये है कि जिस तरीके से बीजेपी की सूची आने के बाद बहुत ज्यादा बगावत हुई, लोगों ने इस्तीफे दिए, वैसी स्थिति यहाँ न बनने पाए। इसी के चलते धीरे धीरे करके सीटों का ऐलान किया जा रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम सहयोगी दलों के साथ जो गठबंधन की बात हरियाणा में चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि उस पर इल्जाम लगे कि उसने गठबंधन न होने में बिल्कुल। तो कोशिश कांग्रेस की यही है, फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है कि अंदरूनी बगावत से चुनाव में नुकसान न हो। शुक्रिया विक्रांत आपका। और देखिए अगली खबर हरियाणा चुनाव से ही जुड़ी है, लेकिन इससे केंद्र में विनेश और ब्रिजभूषण शरण सिंह है। बड़ी खबर आप देखिए, विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर भड़क गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। कहा बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी इन पहलवानों को हरा देगा। ब्रिजभूषण ने यह भी कहा पार्टी कहेगी तो हरियाणा प्रचार करने भी जाऊंगा। तो बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हरा देगा, विनेश फोगाट को लेकर खास तौर पर यह बात की गई। हालांकि बजरंग पुनिया की बात करें तो उन्हें किसान मोर्चा की अहम जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से, बीजेपी के पूर्व सांसद, उनकी तरफ से जो बड़ा बयान है वो दिया गया है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर। और यह भी कहा गया है कि अगर बीजेपी कहेगी, यानी पार्टी अगर कहेगी, तो वो हरियाणा में प्रचार के लिए भी जाएंगे और कोई भी हमारा प्रत्याशी विनेश फोगाट को हरा सकता है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से, जिनके खिलाफ विनेश फोगाट और कई दूसरी महिला पहलवानों की तरफ से शोषण का आरोप लगाया गया था, आंदोलन छेड़ा गया था। हालांकि इसके बाद जैसे ही खबर सामने आई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर, इसके बाद बीजेपी की तरफ से कई बयान भी सामने आए। सुनिए आप क्या कहा गया ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से, सुनिए आप। लगभग 2 वर्ष पहले एक षड्यंत्र इन खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को किया था। जनवरी आने पर 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। और उस समय जिस दिन ये षड्यंत्र हुआ था उसी दिन मैंने कहा था ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, इसमें कांग्रेस शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा शामिल है, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। और आज लगभग 1.25 साल के ड्रामे के बाद कल ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। देखिए वो झूठ बोल रही है। जिस समय वो धरने पर बैठी थी देश को लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए देश के काफी लोग उनके साथ आ गए थे और विपक्षी पार्टियां खुल करके उनके साथ आ गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में नहीं थी।
तो ब्रिजभूषण सिंह का बयान सुना आपने। दरअसल ये बात तब सामने आई जब शुक्रवार को कुश्ती चैंपियन रहे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की विधिवत राजनीति में एंट्री हो गई। हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान से ठीक पहले दोनों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, फिर दोनों एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए। बाद में बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाने का ऐलान हुआ और विनेश को जुलाना से टिकट दिया गया और उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है ब्रिजभूषण सिंह की। तो हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने पहलवानों पर दांव लगा दिया है। ऐसे में बीजेपी इन पर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी ने जीत के हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो, और अब तो हद ही पार हुई है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है। खिलाड़ी हमारे देश की शान है और खिलाड़ियों पर हम राजनीति नहीं करते। जो अगर वो जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। ओरिजिन फुल एंड फाइनल में खबर, यूपी के बहराइच में 50 गांव पर मंडरा रही आदमखोर भेड़ियों की दहशत कीजिए। बहराइच के महसी इलाके में खेत में दिखा भेड़िया दिखने के बाद महसी इलाके में आतंक। भेड़िए के आतंक से गांव के लोगों में दहशत। अब तक 4 भेड़िए ही पकड़े गए हैं, 2 की तलाश जारी है। और आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 दिन में 2 अलग अलग जगहों पर भेड़िया नजर आया। एक तस्वीर आज की है बहराइच के महसी इलाके की और दूसरी तस्वीर कल की है। कल घाघरा टापू के इलाके में 5वां भेड़िया दिखा था जब ड्रोन से उसकी तलाशी की जा रही थी। 2 तस्वीरें आपके सामने बहराइच की। 2 दिन में 2 बार भेड़िए को देखा गया है। पुनीत शर्मा बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, इस वक्त क्या चल रहा है इन 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए? देखिए, ये जो 2 आदमखोर भेड़िए हैं ये इस इलाके के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है और यही वजह है कि सुबह तड़के 4 बजे एक बार फिर वन विभाग और शूटर्स ने अपना ऑपरेशन चलाया था। ये ऑपरेशन खासतौर से महसी इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि महसी इलाके में ही उनकी मांद है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर भेड़िया वन विभाग के हाथ से निकल गए हैं। जो लेटेस्ट वीडियो है भेड़िए का वो सिर्फ एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष के हाथ लगा है कि किस तरीके से कल शाम को 2 भेड़िए जाते हुए नजर आए थे, लेकिन वो वन विभाग के हाथ अभी भी नहीं लग पाए। आलम यह है कि जो 18 शूटर्स है, अब फिलहाल 18 शूटर्स को यहां बहराइच में बुलाया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी भी कीमत चुनौती है प्रशासन के लिए भेड़ियों के आतंक पर काबू पाना। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और अगली खबर शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर। जी हां, संजौली मस्जिद को लेकर कमिश्नर कोर्ट में 11 बजे सुनवाई। सुबह 11 बजे वक्फ बोर्ड के वकील रखेंगे अपना पक्ष। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण पर विवाद। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है? आना है फैसला और इसको लेकर किस तरह की अभी तक प्रतिक्रियाएं? जी देखिए, आज निश्चित तौर पर एक अहम दिन है शिमला के लिए और इस मस्जिद से जुड़े विवाद के लिए भी, क्योंकि आज अहम सुनवाई होनी है एमसी कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू होने की जो जानकारी है वो मिल रही है और सबकी निगाहें उसी सुनवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल पिछले 1 सितंबर से यहाँ पर शिमला में बना है, उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा है कि इतने लंबे समय से जो मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है उस पर निर्णय जल्द से जल्द आना चाहिए। और लोग ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि अब कोर्ट को इस जो बड़े मसले का निवारण कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो माहौल बिगड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए ये भी एक बहुत आवश्यक जो है कार्रवाई होगी। और आज सबकी निगाहें इसी पर टिकी है, क्योंकि हिमाचल सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, जैसा फैसला आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई इस पर की जाएगी। तो दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह का दबाव बनाने की भी एक प्रशासन और सरकार पर कोशिश हुई है, तमाम निगाहें आज इस फैसले पर बिल्कुल। आज 11 बजे कोर्ट की तरफ से क्या होता है इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि आज काफी अहम सुनवाई है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार इस मस्जिद को गिराने की मांग रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर उमर अब्दुल्ला से जुड़ी खबर। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु पर एक विवादित बयान दे दिया।
आतंकी अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद हल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार से इजाजत नहीं ली गई थी। अफजल की फांसी से जम्मू कश्मीर सरकार का कोई लेना देना नहीं। अफजल की फांसी के समय उमर अब्दुल्ला सीएम थे। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. और अफजल गुरु को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान से बीजेपी को हमला बोलने का हथियार मिल गया है और बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। से इंडिया अलायंस ने बता दिया कि इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था, वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है, या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार ने गलत निर्णय लिया? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। इरफान, इस बयान के सामने के आने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, इससे क्या राजनीतिक माहौल में कहीं कोई उबाल देख पा रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में, क्योंकि चुनाव भी सिर पर है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपने सही कहा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है और कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उसके चलते जहां बीजेपी लगातार अब जो है कांग्रेस एनसी गठबंधन पर लगातार हमलावर है, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं और सवाल भी उठना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं फिलहाल इस स्टेटमेंट से बचती हुई दिख रही है, क्योंकि टीवी 9 ने कुछ कांग्रेस नेताओं से पूछा तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस विषय पर बात करने को टालने की कोशिश की। आपको बता दो, लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह का सियासी माहौल है, इस बीच उमर अब्दुल्ला का ये जो स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चुनावों को ध्यान में रखते हुए सिंपैथी ग्राउंड में जो है वो लेने की कोशिश करते। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला का चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन इस बयान के बाद से विवाद भी शुरू हो गया है। शुक्रिया इरफान आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।